सो हेलो एवरीवन, मैं हर्ष कुमार साहू आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो देखने वाले हैं तरल में अनुदैर्ध्य तरंग की चाल। पिछले वीडियो में हमने आदर्श डोरी के बारे में व्यंजक उत्पन्न किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग उसको देख के इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। आप लोग को अच्छा समझ में आ जाएगा। मैं आप लोग को अपने नोट्स के थ्रू पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग का प्लीज़ आप लोग जो है इसको नोट कीजिएगा और अपने एग्ज़ाम टाइम में यही लिख के आ जाएगा, ठीक है। मैं पूरा आप लोग को इन डिटेल इन सिंपल वे में समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम को समझते हैं। तो यहाँ पास मैंने एक डायग्राम बनाया है जो कि 2D में है, ठीक है। 2D में हम लोग ने जो है अनुदैर्ध्य तरंग की चाल को हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो हम लोग मान के चलते हैं कि एक्स अक्ष के अनुदिश एक बेलनाकार स्तंभ जो है रखा हुआ है। मतलब यहाँ पास एक अक्ष के डायरेक्शन में जो है हम लोग ने बेलनाकार स्तंभ को रखा हुआ है, जिसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल जो है हम लोग ए मान के चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कितना है, ए है, ठीक है ना। स्तंभ की लंबाई के लंबवत जो है दो तल हम लोग पी क्यू और आर एस मानते हैं। पी क्यू और जो है आर एस हम लोग कल्पना करते हैं, ठीक है ना। दो बिंदु से एक्स व एक्स डी एक्स दूरी पर जो है स्थित हैं। दोनों जो है एक्स दूरी पर स्थित है और ये यहाँ पर से क्यू और क्यू डेस की भी जो है वाई डिस्टेंस है, ठीक है ना। अगर हम लोग जो है ओ से कल्पना करें जो है एस के बीच की डिस्टेंस को, यहाँ पर डिस्टेंस हो जाएगा एक्स प्लस डी एक्स हो जाएगा। और एस और एस डेस के बीच कल्पना करें तो वाई प्लस डी वाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो सिंपली आप लोग को थोड़ा सा थ्योरी अपने एग्जाम में भी लिख के आना है ना, ताकि आप लोग को पूरा मार्क्स मिले। उसके बाद यदि गैस स्तंभ में जो है एक समतल प्रगामी अनुदैर्ध्य तरंग धनात्मक एक्स की ओर संचरित हो रही है। यहाँ पर जो है गैस स्तंभ में जो है एक धनात्मक जो है प्रगामी तरंग जो है यहाँ पर संचरित हो रही है, ठीक है। तरंग जो है वेव के फॉर्म में जो है गतिशील हो रही है, ठीक है, मतलब मोशन में है, ठीक है ना। तो तरंग संचरण के कारण पी क्यू तल के जो है कण वायु स्थापित होकर जो है कुछ पहले कण जो है तरंग यहाँ पास था, अब वो थोड़ा देर बाद जो है वायु स्थापित हो जाता है। फिर उसकी स्थिति क्या हो जाती है, क्यू डेस पी क्यू डेस हो जाती है, ठीक है ना। और उसी प्रकार एस डेस आर डेस हो जाती है, ठीक है, उसकी स्थिति जो है। उसके बाद जो है हम लोग आर एस तल के कण को जो है y प्लस डी वाई विस्थापित होकर जो है आर डेस एस डेस पर, वही बात की है मैंने, है ना, कि पहले जो है पी क्यू पर था वो पी डेस क्यू डेस पर आ गया और जो आर एस पर था वो आर डेस एस डेस पर आ गया, ठीक है ना। अब स्पष्ट हम लोग को जो है इसकी दूरी निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग इसका विस्थापन की गणना करते हैं, ठीक है। तो स्पष्ट दूरी के साथ जो है एक्स अक्ष के अनुदिश विस्थापन परिवर्तन की दर कितना हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, परिवर्तन। उसके बाद हम जो है अल्पांश ए सी की प्रारंभिक लंबाई हम लोग को ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है ए सी को हम लोग ने यहाँ पर हम लोग को जो है क्यू एस अल्पांश की प्रारंभिक लंबाई क्या हो जाएगी, एक्स प्लस डी एक्स माइनस एक्स हो जाएगी। चूँकि हम लोग ने जो है पिछले लंबाई में जो है यहाँ पर जो है एक्स प्लस डी एक्स माना था, इसको हम लोग जो है एक्स से माइनस करते हैं तो हम लोग को जो है उसकी लंबाई ज्ञात हो जाती है, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम लोग ने किया है, तो लंबाई हो जाएगी एक्स प्लस डी एक्स माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। हम लोग सिंपली इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग को क्या वैल्यू प्राप्त होती है, ये तो आपस में जो है कैंसिल हो जाता है, ठीक है ना। आपस में हम कैंसिल होने के बाद जो है इसको डी एक्स प्राप्त होता है हम लोग को, ठीक है ना। उसके बाद जो है अल्पांश क्यू एस, वही अल्पांश जो है क्यू एस माना था, उसकी जो प्रारंभिक आयतन कितना है, ए डॉट कितना हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। यानी लंबाई गुणित चौड़ाई। हम लोग ने लंबाई को यहाँ पर जो है ए माना है, ठीक है ना। हम लोग जो है लंबाई को कितना माने हैं, ए मान के चलते हैं, ठीक है। यहाँ पास आप लोग ए लिख लीजिएगा। तो हम लोग ने लंबाई को ए माना है, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग जैसे आगे बढ़ते हैं तो हम लोग जो है अनुदैर्ध्य तरंग के चलने से नवीन तरंग जो है हम लोग को क्यू डेस एस डेस प्राप्त होती है, जिसकी लंबाई क्या हो जाएगी, हम लोग टोटल लंबाई को ऐड करके हम लोग जो है लंबाई हम लोग को प्राप्त हुए उससे हम लोग माइनस करते हैं, ठीक है ना। तो टोटल लंबाई हम लोग एक्स प्लस डी एक्स, ठीक है ना, प्लस वाई प्लस डी वाई हो जाएगा, ठीक है। इसको माइनस करते हैं हम लोग एक्स माइनस वाई से माइनस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है इसकी लंबाई एक्स माना है और इसकी लंबाई जो है वाई माना, तो इसके इक्वल को हम लोग जो है इनसे माइनस करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग को क्या वैल्यू प्राप्त हो जाती है, या इसको आपस में जो है हम लोग मल्टीप्लाई या गणना करते हैं तो हम लोग को क्या वैल्यू प्राप्त हो जाती है, आपस में कैंसिल हो जाता है और हम लोग को जो है डी एक्स प्लस डी वाई जो है हम लोग को प्राप्त होता है, ठीक है। आप लोग जैसे जैसे थोड़ा सा प्रैक्टिस करते जाएंगे आप लोग को ये चीज़ें जो है क्लियर होती जाएगी, है ना। तो आप लोग प्लीज़ आगे वीडियो में बने रहिएगा, है ना। तो तरंग के चलने से क्यू एस का जो है अंतिम आयतन क्या हो जाता है, हम लोग क्यू एस का जो अंतिम आयतन निकालने के लिए हम लोग जो है उसकी लंबाई से उसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक है। आयतन बराबर का होता है लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, ठीक है। तो लंबाई क्या हो जाएगा हम लोग का
ए हो जाएगा, ठीक है, और चौड़ाई क्या हो जाएगा, क्यू डैश एच डैश हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोग क्यू डैश एच डैश की वैल्यू को निकाल चुके हैं ना, तो इसकी वैल्यू को हम लोग जस्ट यहाँ पर क्यू डैश की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं और ए के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग को नेक्स्ट स्टेप में जो है तलों में जो है आयतन वृद्धि को ज्ञात करना है, ठीक है। टोटल आयतन में वृद्धि कितना होता है उसको ज्ञात करते हैं। तो हम लोग जो है प्रारंभिक आयतन, ठीक है, प्रारंभिक आयतन और हम लोग का जो अंतिम आयतन कितना है उसको हम लोग माइनस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो अंतिम आयतन है ना, तो अंतिम आयतन को हम लोग पहले लिख देते हैं, उसके बाद जो हम लोग का प्रारंभिक आयतन कितना निकाले थे, ए डी एक्स हम लोग निकाले थे, तो उसको हम लोग यहाँ पास माइनस कर देते हैं, ठीक है। हम लोग जैसे इसको हम लोग अंदर मल्टीप्लिकेशन में ले जाते हैं और इसको जो है गणना करते हैं, तो हम लोग को क्या वैल्यू प्राप्त हो जाती है, ये ए डी एक्स और जो माइनस में ए डी एक्स है वो आपस में कैंसिल हो जाता है और हम लोग को जो है ए डी वाई जो है वैल्यू प्राप्त हो जाती है, ठीक है ना। तो ये इसका जो है तलों में जो है आयतन वृद्धि कितना हो जाएगा, ए डी वाई हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग इतना नोट कीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके आगे, ठीक है ना। सो गाइज हम लोग ने पिछले पार्ट में हम लोग ने आयतन वृद्धि निकाल लिया था, उसके आगे हम लोग को जो है आयतन विकृति निकालना है, ठीक है। तो आयतन विकृति निकालने के लिए हम लोग जो है एक फार्मूला यूज़ करते हैं, आयतन विकृति इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आयतन में परिवर्तन अपॉन जो है प्रारंभिक आयतन हो जाएगा, ठीक है। तो आयतन में परिवर्तन हम लोग कितना माने थे, ए डी वाई माने थे, ठीक है, और प्रारंभिक आयतन हम लोग कितना माने थे, ए डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये विस्थापन है ना, आयतन में परिवर्तन कितना हो जाएगा, ए डी वाई है ना। तो हम लोग सिंपली इसको इक्वेट करते हैं, तो हम लोग को यहाँ पास ए जो है कैंसिल हो जाता है और हम लोग को जो वैल्यू क्या प्राप्त होती है, डी वाई अपॉन डी एक्स हम लोग को डी एक्स प्राप्त होती है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग को थोड़ा सा एक टर्म और निकालना पड़ता है, वो है आयतन प्रत्यास्थ गुणांक ई निकालना पड़ता है, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या हो जाता है, अभिलंब प्रतिबल अपॉन जो है आयतन विकृति, इसका फार्मूला होता है, आप लोग को याद करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। अभिलंब प्रतिबल को हम लोग इस केस में क्या लिख सकते हैं, दाब में कमी बोल सकते हैं, ठीक है ना। और आयतन विकृति को हम लोग क्या बोल सकते हैं, आयतन वृद्धि बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो सिंपली हम लोग को यहाँ पर दिख रहा है कि दाब में कमी हो रहा है, मतलब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस पी लिख सकते हैं, ठीक है। सिंपली हम लोग को आयतन में वृद्धि हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, डी वाई अपॉन जो है डी एक्स हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है अतः दाब में हम लोग की कमी जो है यहाँ पर से जो है पक्षांतर करके हम लोग जो है दाब में कमी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग सिंपली इसको इधर पक्षांतर करते हैं और जो ई को इधर पक्षांतर करते हैं, तो हम लोग को जो है दाब में कमी क्या प्राप्त हो जाती है, P इज इक्वल टू माइनस ई डी वाई अपॉन डी एक्स जो है हम लोग को प्राप्त होती है, ठीक है। इसको हम लोग जो है इक्वेशन नंबर 2 सपोज कर लेते हैं। अब उसके बाद हम लोग को जो है तल पी क्यू विस्थापन, जो तल पी क्यू होता है उसका विस्थापन स्थिति क्या हो जाता है, पी डैश क्यू हो जाता है ना। पर दाब की अधिकता कितनी है, उसमें पी है, ठीक है, प्रारंभिक है इसलिए। अब उसके बाद हम लोग का जो है नेक्स्ट स्तंभ की क्या है, हम लोग का आर एस है, ठीक है। तो आर एस में विस्थापन कितना हो जाता है, आर डैश एस डैश हो जाता है, ठीक है। अब उस पर जो दाब अधिकता कितनी है, वो कितनी हो जाएगी, पी प्लस डी पी हो जाएगी, है ना, थोड़ा सा अधिक हो जाएगा भाई, है ना। तो हम लोग सिंपली इसको आपस में इक्वेट करते हैं ना, तो हम लोग की दाब अधिकता कितनी है, पी प्लस डी पी है ना। और उसके बाद जो हम लोग को नेक्स्ट क्या प्राप्त हो रहा है, पी प्लस डी पी है ना। यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग का दाब अधिकता को हम लोग ने इसको आगे बढ़ा के लिखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है अब नेक्स्ट के लिए हम लोग पहले जो है पी क्यू के लिए लिखे है ना, पहले पी क्यू के लिए ये है ना, उसके बाद हम लोग ने आर एस के लिए इधर लिखा, ठीक है ना, आर एस के लिए। तो हम लोग जो जब दोनों को इक्वेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर पी प्लस डी प्लस होता जरूर, ठीक है ना, लेकिन हम लोग यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा काम किए, क्या किए हैं हम लोग, डी एक्स और डी एक्स का जो है मल्टीप्लाई और डिवाइड किए हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा काम हम लोग इसको किए, आप लोग थोड़ा समझिएगा, क्योंकि हम लोग इसको आपस में कैंसिल कर देते हैं, तो हम लोग को क्या प्राप्त होने वाला है, पी प्लस डी प्लस प्राप्त होने वाला है ना। तो सिंपली वही तो आ जाएगा ना आंसर, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ना। तो इसको जमाने का तरीका है, थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर कंडीशन को याद रखिएगा, ठीक है ना। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग को अल्प भाग जो है पी क्यू आर एस पर जो है परिणामी दाब की गणना करनी है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है हम लोग पी और पी को कैंसिल कर सकते हैं, तो वैसे किया हम लोग ने, ठीक है। तो यहाँ पर परिणामी दाब कितना आ जाएगा, डी पी इज इक्वल टू, अब हम लोग ने इसको क्या है जमा के लिखा है ना, तो यहाँ पर डी पी अपॉन क्या हो जाएगा, डी एक्स, और ये हो जाएगा डी एक्स, ये डी एक्स है, ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा सा याद करिएगा इसको, ये डी एक्स है, आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं डी एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो सिंपली हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं इसको, है ना। उसके बाद हम लोग को जो है परिणामी, इसी को आगे बढ़ाते हैं, परिणामी बल इसमें कितना हो जाएगा, दाब तो निकाल चुके हम लोग, है ना। उसके बाद हम लोग क्या निकालना है, बल निकालना है, ठीक है ना। तो बल क्या हो जाएगा, बल का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं कि दाब बल बराबर दाब गुणित क्षेत्रफल होता है ना। तो हम लोग सिंपली यहाँ पर जो वैल्यू पढ़े हैं उसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है। तो बल को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, तो एफ लिख दिए, ठीक है। तो दाब को यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पी
अपॉन डी एक्स हो जाएगा, और क्षेत्रफल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी एक्स इंटू ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये डॉट में है, ठीक है ना, यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा समझिएगा, तो ये हो जाएगा डी एक्स, ठीक है ना। तो सिंपली हम लोग ने जो है ए को यहाँ पर बाहर कर दिया, आप लोग यहाँ पर स्मॉल ही ए यूज़ करिएगा, मैं थोड़ा सा बड़ा लिख दूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए को बाहर कर देते हैं, हम लोग को क्या वैल्यू प्राप्त होती है, फिर डी एक्स अपन इसको अलग से लिख सकते हैं, ठीक है ना। डी अपॉन डी एक्स को बाहर कर दिया, उसके बाद जो है इन दोनों को हम लोग जोड़ी बनाते हुए एक साथ लिख देते हैं, ठीक है ना। पी डी एक्स को है ना, यहाँ पर हम लोग को वैल्यू निकालना है, इसलिए हम लोग एक साथ लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ए डी एक्स तो हम लोग बाहर कर दिए हैं। अब यहाँ पर जो हम लोग पी की वैल्यू क्या पढ़े हैं, पी की वैल्यू यहाँ पर से हम लोग पढ़े दाब में कमी होती है, ठीक है ना, दाब में कमी तो यहाँ से पढ़े हम लोग, तो सिंपली उसकी वैल्यू जो है यहाँ पास पुट अप कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पास पी की वैल्यू पुट अप कर देते हैं, तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है, ए डी एक्स, ए डी अपॉन डी एक्स, वो ब्रैकेट में हो जाएगा माइनस ई डी वाई अपॉन डी एक्स, डॉट में हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। सिंपली इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस जो है बाहर आ जाता है, ए ई डी टू वाई, यहाँ पर इसको अंडर मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है, ए डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू डी एक्स हम लोग को प्राप्त होता है, ठीक है ना। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 सपोज कर लेते हैं, ठीक है। अब उसके आगे हम लोग जो है थोड़ा सा द्रव्यमान की कल्पना करते हैं, ठीक है। तो चूंकि गैस है भाई, गैस या तरल है ना, तो उसका तो द्रव्यमान अपने आप में होता है ना। तो द्रव्यमान को हम लोग क्या सपोज कर सकते हैं, द्रव्यमान की फार्मूला से हम लोग पढ़े हैं कि द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुणित घनत्व होता है, ठीक है। तो आयतन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए डी एक्स लिख सकते हैं ना, थोड़ा सा वृद्धि हो रहा है, अल्पांश के लिए ले रहे हैं ना, तो यहाँ पर घनत्व की क्या लिख सकते हैं हम लोग, रो लिखते हैं, ठीक है, रो बोलते हैं इसको, है ना। तो कण तो है कणों का त्वरण कितना माने हम लोग जो है डी टू वाई अपॉन डी एक्स जो है हम लोग पीछे मान चुके हैं ना। तो आप लोग थोड़ा सा रिवाइज कीजिएगा, इसको हम लोग ऐसे मानते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद हम लोग न्यूटन का सेकंड लॉ तो हम लोग पढ़े ही हैं ना। तो सेकंड लॉ क्या बोलते हैं हम लोग की जो है फोर्स होगा जो वो द्रव्यमान और जो त्वरण के गुणनफल के इक्वल में होता है, ठीक है ना। तो हम लोग सिंपली यहाँ पर से हम लोग जो है द्रव्यमान की तो वैल्यू निकाल चुके हैं। तो द्रव्यमान की वैल्यू कितना है, ए डी एक्स इंटू रो है ना। तो ए डी एक्स रो यहाँ पर द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं। और हम लोग ने जो त्वरण निकाला, त्वरण क्या निकाला, डी टू वाई अपॉन डी एक्स है ना। तो इसको हम लोग जो सिंपली यहाँ पर माइनस डी टू वाई अपॉन डी एक्स हो जाता है, क्योंकि जो है इसकी डायरेक्शन जो है अपोजिट हो जाती है, ठीक है। डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण हम लोग जो है यहाँ पर माइनस साइन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सिंपली हम लोग को आगे इसी को सॉल्व करना है, तो हम लोग देखते हैं आगे। सो आगे हम लोग जो है वैल्यू निकाले थे बल गुणित त्वरण का, है ना। तो उसी को हम लोग जो है आगे जो है जमा के लिखे, तो जमा के लिखने पर हम लोग को क्या प्राप्त हो जाता है, माइनस ए रो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू हम लोग को प्राप्त हो जाते हैं। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 4 सपोज कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग ने जो है इक्वेशन नंबर 3 और 4 निकाला है, उसको आपस में जो है दोनों एफ के इक्वल में है ना। तो ये भी एफ के इक्वल में है, और जो हम लोग ने जो थर्ड इक्वेशन निकाला वो भी एफ के इक्वल में है ना। तो दोनों को हम लोग जो है आपस में इंटीग्रेट, आपस में जो है सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व करने पर जो है हम लोग दोनों को इक्वल में लिख सकते हैं, एफ की वैल्यू को, है ना। तो ये हो जाएगा एफ की वैल्यू यहाँ पर तो इसको लिखे है ना। तो ये वाली ये पिछली वैल्यू है ना, इक्वेशन नंबर 3 की है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको आप लोग जो है टी मानिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डी टी स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा गड़बड़ी कर दिया हूँ। तो सिंपली हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करने पर जो क्या वैल्यू प्राप्त होती है, यहाँ पर जो है माइनस तो माइनस कैंसिल हो जाता है, और जो है रो ए और ए भी कैंसिल हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है हम लोग को क्या प्राप्त होता है, रो इंटू डी टू आई अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पर से डी टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर इज इक्वल टू ई प्लस डी टू आई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग थोड़ा सुधार लीजिएगा, पिछले इक्वेशन में भी यहाँ पर डी टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद जैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो हम लोग जो है यहाँ पर डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर को रहने देते हैं, और जो रो होता है इसको हम लोग पक्षांतर कर देते हैं। तो सिंपली हम लोग को यहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं, ई अपॉन हम लोग को रो प्राप्त होता है इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स हम लोग को प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तरंग गति का जो अवकल समीकरण से हम लोग तुलना करते हैं, इसको आप लोग थोड़ा सा याद करिएगा, या तो हम लोग पिछले इक्वेशन में इसको पढ़े ही हैं, ठीक है ना। तो आप लोग को वहाँ से रिलेट कर लेंगे, ठीक है, पिछले वाले जो व्यंजक निकाले थे उसमें से। तो यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू क्या होती है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होती है, इज इक्वल टू वी स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स हो जाती है, ठीक है ना। तो सिंपली यहाँ पर तुलना करते हैं, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ई अपॉन रो हो जाता है। हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, तो हम लोग को क्या वैल्यू प्राप्त होती है, वी इज इक्वल टू अंडर रूट ई अपॉन रो प्राप्त होता है। यही हमारे जो है अनुदैर्ध्य तरंग की व्यंजक है, चाल का व्यंजक है, ठीक है ना, इसमें तरल में, ठीक है ना। सो इतना आप लोग करना, आप लोग को एग्ज़ाम में कंफर्म फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आप लोग को थोड़ा सा
हेल्प मिलता है तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना रखते हैं, बाकी का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन।